नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। आप में से जितने भी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी ने एक किताब का नाम ज़रूर सुना होगा और उस बुक का नाम है ल्यूसेंट जीके। ठीक है, जिस जिस एग्ज़ाम में भी, यहाँ तक कि एक जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वहाँ से लेकर आईएएस के एग्ज़ाम तक, जहाँ जहाँ पर भी जीके जीएस आती है वहाँ पर ये बुक हमेशा काम करती है। ठीक है, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, वो कोई भी परीक्षा जहाँ पर जीके जीएस पूछी जाती है, उस परीक्षा के लिए जो आपकी ल्यूसेंट बुक है ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, ल्यूसेंट किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जो आपकी ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, थ्योरी पढ़ना आपके लिए कारगर होता है, लेकिन अगर उसी थ्योरी को आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। और सिर्फ थ्योरी पढ़कर देखिए आप चीज़ें एलिमिनेट करना नहीं सीख पाते हैं। आपको जितना फ़ायदा क्वेश्चन लगाने का होता है उससे कई जितना फ़ायदा आपको क्वेश्चन लगाने का होता है उतना फ़ायदा आपको थ्योरी पढ़ने का नहीं होता है। ठीक है, तो हम आज से जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से पूरी जीके का सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, भारतीय राजनीति से संबंधित चीज़ें जो है, अर्थव्यवस्था, आपकी जो सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खेल संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप और विविध, जैसे आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, पुस्तकें हो गए, पुरस्कार सम्मान हो गए, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, ये सभी चीज़ें आपको सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा इसका पहला लेक्चर है और पहले दिन हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में जैसे दिया हुआ है हम उसी अकॉर्डिंग पेज बाय पेज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पहला स्टार्ट है आपका सामान्य परिचय से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका, अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्या कि इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ रहा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। कौन था आपका, थ्यूडिडाइडिस, हेरोडोटस, मैनेथो या होमर। तो कौन था आपका प्रथम यूनानी इतिहासकार, प्रथम यूनानी इतिहासकार था आपका हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइडिस ने, ठीक है, पॉलीबियस ने या टैसिटस ने, किसने कहा था, तो ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, यानी कि ये एक बुक है, ये किसने लिखी है, इसके रचनाकार कौन है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या प्लिनी। ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है आपका, इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, हेरोडोटस से, यूरिपिडीज से, थ्यूसिडाइडिस से, ठीक है, या सुकरात से। तो ये किससे संबंधित है, जो हेरोडोटस हैं इनको असल मायनों में क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है, यानी कि ये कथन किसने कहा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने, कलहर ने या बर्नी ने। तो ये जो आपका कथन है ये किसका है, ये आपका कथन है हीगल का। आगे देखिए, आगे है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका, यानी कि ये जो आपका कथन है ये किसने कहा है, हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने,
हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने, जेबी क्यूरी ने या E.H. कार ने? तो ये किसका कथन है? ये आपका कथन है हीगल का। यानी कि इतिहास अपने को दोहराता है, ये भी किसने कहा था? हीगल ने कहा था। और हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीख सकता, कुछ नहीं सीखता, ये भी किसने कहा है? हीगल ने कहा है। आगे देखिए, आगे है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने, जेबी क्यूरी ने, कॉलिंगवुड ने या E.H. कार ने? अगर आपने अपने जीवन में कभी भी कार्ल मार्क्स का नाम सुना है तो आपको जरूर पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने सबसे बड़ी जो उनकी फेमस थ्योरी है वो क्या है? वर्ग संघर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? कार्ल मार्क्स। इतिहास समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स के कौन सा इसमें से कथन है जो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को दिखाता है? पहला है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। बी है आपका इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। सी है आपका इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। या डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हीगल ने, मार्क्स ने, एंजल्स ने या लेनिन ने? किसने किया था? तो ये आपका किया था ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने। किसने किया था? मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ठीक है, किस सिद्धांत की मदद से? आधुनिक उत्तरवाद की, अस्तित्ववाद की, डार्विन का विकासवाद की या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में खुद ही देख लिया है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। आगे देखिए, आगे है इतिहास विगत की राजनीति है। ये किसका कथन है? स्टब्स का। नेक्स्ट आपका नाम क्या लिखा है? नेक्स्ट आपका नाम लिखा है कार्लायल। ठीक है, कार्लायल है, फिर है सीले और ट्रेवेलियन। तो ये किसने कहा है? ये आपका कहा है ऑप्शन नंबर सी, सीले ने। इतिहास विगत की राजनीति है, ये कहा है आपका सीले ने। आगे देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला है, देखिएगा। आपको दो सूचियां दी हुई है, एक में आपके लेखक है और दूसरे में क्या है? इतिहास की परिभाषा है। आपसे पूछ रहा है कौन सी परिभाषा किस लेखक ने दी हुई है। पहला इधर लिखा है ओकवार्ड, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड और ब्यूरी। तो देखिए, और इधर परिभाषाएं क्या है? परिभाषाएं आपकी पहली है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। दूसरी है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तीसरी परिभाषा है यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और चौथी जो आपकी परिभाषा है ये आपकी इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी कौन सी है? जो आपका ए है। ठीक है, जो ओकवार्ड है, ओकवार्ड ने आपका क्या कहा था? ओकवार्ड ने आपका कहा था ऑप्शन नंबर 3, ओकवार्ड ने कहा था सच ये है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है ओकवार्ड की। ठीक है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये है ट्रेवेलियन का। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। कॉलिंगवुड ने आपके कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ब्यूरी का, इन्होंने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। देखिए, ए का 3 और बी का 4 आपको किस में मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एक बार फिर से आप मैचिंग देख लीजिएगा। आगे देखिए, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये किसने कहा था? गायम बतिस्ता विको ने, बेनेडिटो क्रोचे ने, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने या ऑगस्ट कॉम्ट ने? तो ये किसने कहा था? ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ये किसने कहा था?
E.H. कार ने, चार्ल्स फर्थ ने, कार्ल मार्क्स ने या V.A. स्मिथ ने? तो ये किसने कहा था आपका? ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? ठीक है, किसका संक्षिप्त अक्षर है? बिफोर क्राइस्ट का, ब्रिटिश कोलंबिया का, ब्रिटिश काउंसिल का या बुकिंग क्लर्क का? ये तो क्लास फर्स्ट या सेकंड का बच्चा या क्लास थर्ड फोर्थ का बच्चा तो पक्का बता देगा कि BC का क्या मतलब है। BC का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का समय। आगे देखिए, आगे है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD। अभी ऊपर आपने क्या बता दिया? ऊपर आपने BC पढ़ लिया, अब क्या है AD। AD का पूर्ण रूप क्या है? एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ड्यू या आफ्टर डेट? तो ये भी आप सभी को पता होगा क्या है जो आपका AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है आपका एनो डोमिनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व क्या है? वर्ष 150 ईस्वी पूर्व से पहले आता है, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है या जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है? ये कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी पूर्व में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में या 11वीं शताब्दी ईस्वी में? किस में आता है? तो ये जो आपका है ये आएगा आपका 11वीं शताब्दी में। ठीक है, किस में आएगा? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर से दो सूचियां आपको दी हुई हैं, एक तरफ संवत्सर लिखे हैं और दूसरी तरफ किस समय से गणना की जाती है आपका ये लिखा हुआ है। आपको इसको क्या करना है? आपको मैच करना है। तो देखिए, एक तरफ है आपका विक्रम संवत है, एक तरफ विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत्सर है और कली संवत्सर है। इधर है 3102, 320, 68, 58 और 248। तो आप सभी को क्या पता होगा? आप सभी को एक चीज पता होगी, जो आपका विक्रम संवत है, ठीक है, जो आपका विक्रम संवत है ये किस में चलता है? तो जो आपका विक्रम संवत है ये आपका चलता है ऑप्शन किस में? ये आपका चलता है 58 यानी कि 58 ईस्वी पूर्व से चलता है। ठीक है, जो शक संवत है, जो आपका शक संवत है ये किससे चलता है? ये 78 ईस्वी इसको माना गया है। ठीक है, जो गुप्त संवत है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, 320 ईस्वी, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कली संवत्सर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3102 ईस्वी पूर्व। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A1 का 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 2 और ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसकी सही मैचिंग है। आप इसको अगर आपको नोट्स बनाने तो आप उसके सामने सामने लिख लीजिएगा। इस हिसाब से आपके ऑप्शन मिला तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आगे है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व या 73 ईस्वी पूर्व? तो ये कब प्रारंभ हुआ? अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है जो विक्रम संवत है ये कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो ये किसके में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, किस सम्राट के शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क क्या था? कनिष्क एक शक शासक था। आगे देखिए, आगे है भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कली संवत पर, विक्रम संवत पर, शक संवत पर या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है? ये आपका आधारित है शक संवत पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो ये आपका दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? यानी कि जो चंद्रगुप्त था, इसने किस मौके पर जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत की थी? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूट वाला। ठीक है, पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या है आपका? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से आरंभ हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या बता रहा है आपसे? सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए आपका पहला भी सही है, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो आपका चौथा है ये क्या है? ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हर्षवर्धन ने, क्या आपका पूछ रहा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? किस उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी? तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा है? ये है आपका त्रैकुटक संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य चतुर्थ ने, या फोर्थ ने, या सोमेश्वर सेकंड ने? किसने किया था? तो ये आपका किया था ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य, ये सिक्स्थ है। ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, या लक्ष्मण सेन को? किसको प्राप्त है? तो ये आपका प्राप्त है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को। किसको प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066 या 2087? आपसे पूछ रहा है कि जब क्या चल रहा है, जब 2009 चल रहा है तो उस समय संवत कौन सा चल रहा हो? वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ठीक है, तब उस समय जो शक संवत है वो आपका क्या चल रहा होगा? तो उस समय जो आपका शक संवत है वो चल रहा होगा उस समय वर्ष कौन सा चल रहा होगा? चल रहा होगा 1931। ठीक है, 1931 है वो शत जो आपका संवत है उसका वर्ष होगा। 32 देखिए, क्वेश्चन आपका विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? 2070 ईस्वी पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईस्वी पूर्व, या 2013 ईस्वी? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2013 ईस्वी होगा। ठीक है, क्या होगा? 2013 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21 वर्ष का, 78 वर्ष का, 135 वर्ष का, या 248 वर्ष का? तो ये दोनों जो संवत हैं यानी कि विक्रम संवत और शक संवत हैं, इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में अंतर है 135 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? 600, 300, 330 या 407? तो ये कौन सा हो जाएगा? तब ये होगा क्या? 600। ठीक है, क्या होगा? 600 वर्ष होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके यानी कि शक संवत क्या होगा? 1908 शाके, 1918 शाके, 1928 शाके या 1938 शाके? ये क्या होगा? तो ये होगा आपका कितना? 1928 शक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1928 शक संवत होगा। आगे देखिए, आगे है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण या दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। किसके लिए की जाती है? तो ये आपकी की जाती है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। किसके लिए? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? हेरोडोटस ने, हीगल ने, बीए स्मिथ ने या विलर्ड लिब्बी ने? किसने किया? तो ये आपका किया था ऑप्शन नंबर डी, विलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, ऑर्गन 40 आइसोटोप, स्ट्रोंशियम 90 या यूरेनियम 238? कौन सा अपनाया जाता है? तो इसके लिए आपका अपनाया जाता है कार्बन 14, अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। किसकी? जीवाश्म की, पौधों की, चट्टानों की या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसकी आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्मों की। ठीक है, कार्बन डेटिंग आपकी प्रयुक्त की जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लड़ना सीखा या मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 3 लाख ईस्वी पूर्व से, 3000 ईस्वी पूर्व से, 600 ईस्वी पूर्व से या 647 ईस्वी पूर्व से? तो ये आपका माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है वो आपका माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन का, तांबा का, कला का या मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो इसमें जो आपका साक्ष्य है वो लेखन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसलिए क्या सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। किसके कारण? लेखन के प्रमाण मिलने के कारण। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका आगे क्वेश्चन नंबर 43 है आपका शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होगा? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मार्च अथवा 15 मई अथवा 24 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च या 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल? किसके अनुसार होगा ये? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, जो आपका चैत्र संवत है ग्रेगोरियन ये किसके अनुरूप होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हेरोडोटस ने, सिसरो ने, प्लिनी ने या सेलेरियस ने? देखिए, आज हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे मन में बैठ गया है जो हिस्ट्री है इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन ये 3 वर्गीकरण किए किसने हैं? तो ये 3 वर्गीकरण आपके किए थे सेलेरियस ने। किसने? सेलेरियस ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो आपके जितने क्वेश्चन थे ना, ये इतिहास के जो प्रारंभिक परिचय है उससे संबंधित थे। ठीक है, जो आज कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? फाहियान ने, हिनस्वांग ने, अल मसूदी ने या अल
बरूनी ने। पूछ रहा है आपसे किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो ये दी थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी ने। किसने दी थी? अल बरूनी ने। ठीक है, इसी के साथ जो आपके इतिहास के परिचय से संबंधित क्वेश्चन थे, ये आपके 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे संबंधित क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी और हम धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ल्यूसेंट के लिए आपको ये पता होगा, कोई भी एग्जाम जहां पर आपकी सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, आपकी जीके, जीएस, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, उन सभी के लिए ल्यूसेंट क्या है, एक रामबाण की तरह काम करती है। ठीक है, अगर आपने ल्यूसेंट कंप्लीट कर ली है तो ये तो श्योरिटी है कि जो आपके ग्रुप सी और डी के एग्जाम है उससे बाहर आपकी जीके नहीं आएगी। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। तो अच्छे से क्या करिए, सीरीज को देखिए और क्या करिए, जहां पर आपको लगे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, नोट्स बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।